हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है राइज इन नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे कि किस तरीके से जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो इंडिया के अंदर किस तरीके से राइज होती है और उस राइज होने के बाद क्या क्या जो है क्या बोलते हैं आपको मूवमेंट देखने को मिलते हैं, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यूरोप का। मैंने आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे यूरोप क्यों लिखा हुआ है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो यूरोप में डेवलप होती है, यूरोप जैसे कंट्री में डेवलप होती है, और उसके बाद क्या होता है, एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूरोप जो है, यूरोप का फॉर्मेशन होता है एज अ नेशन स्टेट। अच्छा, ये नेशन स्टेट होता क्या है? अगर मैं नेशन स्टेट की बात करूं तो नेशन स्टेट का मतलब ऐसा स्टेट जहां पे क्या है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है, जिसके अंदर एक ऐसी भावना है कि उसके अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है, उसका एक सेम हिस्ट्री रहा होगा, एक सेम पास्ट रहा होगा, उसको हम नेशन स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू आइडेंटिटीज का राइज हुआ था। किस तरीके से, मैं यहाँ यूरोप की ही बात कर रही हूँ। न्यू सिंबल्स बने थे और न्यू आइकन्स का फॉर्मेशन हुआ था, तब जाकर के यूरोप जो है वो नेशन स्टेट बना था। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में ये सारी चीजें अभी लैक कर रही थी। किसी के अंदर भी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं था, किसी के अंदर भी एक फीलिंग नहीं था, एक कॉन्शियसनेस नहीं था कि हमें एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर ऐसा कुछ नहीं था तो फिर क्या होता है। देखिए, ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर आकर के अपनी कॉलोनी को सेटअप किया था। अब दो नाम आता है या दो वर्ड आता है, एक होता है कॉलोनियलिज्म और एक होता है इंपीरियलिज्म। ठीक है, कॉलोनियलिज्म बहुत हद तक अगर हम बात करें तो ट्रेड से रिलेटेड होता है। मतलब कहा जाए कि अगर कोई एक कंट्री है या कोई एक कंट्री है, अगर वो दूसरी कंट्री में आ करके, वहाँ के लोग आ करके वहाँ पे अगर ट्रेड का सेटअप करते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कॉलोनी बनी है। यानी कि ये बहुत हद तक ट्रेड तक ही सीमित रहता है, ज्यादा हम नहीं करते हैं, ट्रेड करने का काम करते हैं, सारा का सारा प्रॉफिट उठाएंगे। उसके बाद अगर हम बात कर ले इंपीरियलिज्म बहुत हद तक निकल के आता है पावर का। यानी कि ये क्या करेगा, यहाँ पे जब लोग आएंगे दूसरी कंट्री में तो वो अपना पावर दिखाएंगे। ठीक है, वो चाहेंगे कि लोग वही करें जो वो कह रहे हैं। ठीक है, अब लोग वही करें जो वो कह रहे हैं का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पावर का भी दिखाया जाएगा, और दूसरा है अपनी आइडियोलॉजी को भी थोपा जाएगा। मतलब बोला जाएगा कि आप वेस्टर्नाइजेशन को अपनाइए, जैसे कि हमें कहा गया था या हम लोगों ने देख करके उसको अपनाया, क्योंकि हमें फोर्सफुली करा गया कि आप इस चीज को अडॉप्ट करिए। तो यहाँ पे जो है पावर को दिखाया जाएगा, तो वो कहलाता है इंपीरियलिज्म। और कुछ हद तक हम ये कहें कि कॉलोनियलिज्म का ही वर्स्ट फॉर्म जो होता है वो इंपीरियलिज्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर ले तो ये जो दो पॉलिसी चल रही थी ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर की थी, सप्रेसिव नेचर की थी, ऑपरेसिव नेचर की थी। ठीक है, तो इतना सब कुछ होने के बाद हमें जरूरत थी यूनाइट होने की। ठीक है, हमें किस चीज की जरूरत थी, हमें यूनाइट होने की जरूरत थी, और इसलिए हमें इसको यूनाइट करना था, हमें इंडियंस को। और उसके लिए फिर उसके बाद हम क्या चलाते, हम एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट चलाते, एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट चलाते। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। और अब जब ये होता है तो उसके बाद ही आपका राइज होता है किसका, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। यानी कि किस तरीके से इस चीज से निपटने के लिए, किस चीज से, कॉलोनियलिज्म से, कुछ हद तक इंपीरियलिज्म से, कौन कर रहा है ये चीज, ये सब ब्रिटिशर्स कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो कैसे हम इस चीज को, किस तरीके से हम स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल यहां से इंडिया का स्टार्ट होता है। तो आगे बात कर लेते हैं क्या होता है, किस तरीके से इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट नेम जो इंडियन हिस्ट्री में आता है, उसके बिना आप हिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। अगर हम बात कर ले किसी भी चीज की, तो सबसे पहले जो मॉडर्न इंडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका जिन्होंने निभाई है वो है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, महात्मा गांधी बहुत हद तक एक तरीके से हम कहें तो हमारे हर एक मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और क्या होता है, ये साउथ अफ्रीका में रहते हैं उस टाइम पे जब हमारे यहाँ इस तरीके की चल रही होती है कंडीशन। और ये साउथ अफ्रीका में क्यों गए होते हैं, साउथ अफ्रीका में ये गए होते हैं अपने, हाँ, ये साउथ अफ्रीका में गए होते हैं और वहां पे ये रेसिस्ट फाइट
कर रहे होते हैं, एक रेसिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं जो साउथ अफ्रीका में चल रही होती है, ठीक है। और वहीं पे वो एक नया नोबल मेथड को एडॉप्ट करते हैं जिसका नाम होता है सत्याग्रह। आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया में भी सत्याग्रह चलाया गया था, वो इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। तो जो सत्याग्रह का जो आइडिया है, जो नोबल मेथड निकल के आता है, वो साउथ अफ्रीका से निकल के आता है और महात्मा गांधी इसको जन्म देते हैं, ठीक है। तो पहली बात कर लें, अब इसमें दो ट्विन प्रिंसिपल हैं सत्याग्रह में। पहला है सत्य और दूसरा है अहिंसा। सत्य क्या बताता है? ट्रुथ। और अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। इनका कहना था कि अगर आप किसी ऐसी पॉलिसी से लड़ रहे हैं या आप किसी ऐसी पॉलिसी के लिए लड़ रहे हैं जो सच है, तो उसके लिए आपको नॉन वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, उसको आप ऐसे ही जीत सकते हैं अगर आप उस चीज के लिए, मतलब अगर वो चीज सच्ची है, ठीक है। तो ये इनका कहना था। आगे बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी, इस चैप्टर में हम दो चीज पढ़ेंगे, मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये दोनों ही मूवमेंट महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे। पढ़ेंगे डिटेल में क्या है, आपकी बुक में कुछ हद तक रेस्ट्रिक्टेड दिया हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको इसको डिटेल में बताया जाए। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे हुआ था, और वर्ल्ड वॉर जो है वो अगर हम देख लें तो मेन जो यहाँ पे था वो ब्रिटेन जिसको बात कर ले, और दूसरा जो था वो टर्की और भी बहुत सारे इसमें दोनों में ग्रुप थे जिसके अंदर वर्ल्ड वॉर हुआ था। और इस वर्ल्ड वॉर में देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत हार रहे थे, तो इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। जैसे आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले। जैसे ही वर्ल्ड वॉर का जो इंप्लीकेशन की बात कर ले तो यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले। उसके बाद इनके डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने लगे। जैसे अगर हम बात करें तो वॉर, लोन्स की बात कर ले, उसके बाद यहाँ पे टैक्सेस की बात कर ले, टैक्सेस इंक्रीज हो गया था, और इन सब के बढ़ने की वजह से इन्होंने इनकम टैक्स को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था इंडिया में, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस इनको फाइनेंस करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को फाइनेंस करने के लिए ये इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने लगे। उसके बाद बात कर लें फूड शॉर्टेज हो गया था, जिसकी वजह से प्राइस राइज देखने को मिलता है। और उसके बाद ये लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इंडियंस का फोर्सफुल रिक्रूटमेंट कर रहे थे आर्मी में, ठीक है। तो ये क्या है कि इंप्लीकेशंस है वर्ल्ड वॉर 1, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ उसके बाद इंडिया में क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपके लिए मैं एक नए तरीके से लेकर के आई हूँ कि आप इसमें नोट्स भी बना सकते हैं। मैं बच्चों को बोलती हूँ कि कभी भी आप जो है हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के या एसएससी जैसे सब्जेक्ट का कभी भी आप सब्जेक्टिव नोट ना बना करके आप माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप से क्या होगा कि जब भी आप माइंड मैप बनाएंगे इस तरीके से, अगर मान लीजिए आपने 2 पेज में एक माइंड मैप बना करके खत्म कर दिया 2 चैप्टर को, तो उससे क्या होगा, आपका रिविजन बहुत आसान होगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये एक वीडियो लेकर के आऊंगी कि किस तरीके से आप माइंड मैप बना सकते हैं, ठीक है। आ गई होगी, ठीक है। हमने पढ़ लिया सत्याग्रह किस तरीके से साउथ अफ्रीका में चलता है, लेकिन हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि नेशनलिज्म का फीलिंग जो है वो इंडिया में कैसे आया, ठीक है। तो अब हम सत्याग्रह को अप्लाई करेंगे अपने इंडिया में। 3 रीजनल सत्याग्रह हुए। मैम रीजनल मतलब क्या? रीजनल मतलब ये कि अगर आपका जो सत्याग्रह है ये पैन इंडिया बेस पे नहीं हुआ है, अभी कुछ ऐसी जगह थी इंडिया में जहां पे एक लोकल प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, वहां पे गांधी जी जाते हैं और अपना ये एक्सपेरिमेंटल आइडिया को वहां पे लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये इनका काम करता है आइडिया कि नहीं करता है, और फिर देखते हैं कि अगर इनका आइडिया काम कर जाता है तो फिर आगे क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला सत्याग्रह है। अगर मैं बात कर लूं तो ये कहां पे है, चंपारण आपको देखने को मिलेगा बिहार में। बिहार का एक वो है जगह है जहां पे चंपारण है। और मैं बात कर लूं यहाँ पे कि ये हुआ कब था, 1917 का ये सत्याग्रह है। और ये क्या होता है, अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन। क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो वहां के प्लांटर्स को, वहां के लोगों को, वहां के पीजेंट्स को बोलते हैं कि आप इंडिगो का प्लांटेशन कीजिए। हालांकि इंडिगो वैसे तो बहुत सही था, लेकिन इसके प्लांटेशन के बाद जो है आपका जो क्रॉप है, जो जमीन है, जो लैंड है, वो फिर इनफर्टाइल हो जाता था, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, इससे जो है फायदा तो किसको हो रहा था, ब्रिटिशर्स को फायदा हो रहा था। अच्छा खासा वो लोग यहाँ से इंडिगो लेकर के और बाहर में जाकर के उसको बेचते थे, बहुत ही ज्यादा दाम पे बेच देते थे। लेकिन इससे क्या होता था कि हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं, इंडियन पीजेंट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, ठीक है। तो इस चीज के लिए क्या करते हैं, ये जो गांधी जी आकर के इस मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं।
अगर मैं बोलूं कि सिर्फ गांधी जी ने करा था तो ये बात गलत होगी, नहीं। यहाँ पे सबसे पहले बिहार के जो कॉमन जो लीडर्स होते हैं वो जाकर के गांधी जी से आग्रह करते हैं कि प्लीज आप चंपारण में आइए और कि जिस तरीके से हमारे यहाँ फार्मर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए जो हम अभी फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, देखिए हर एक चीज को ना आप स्टोरी की तरह समझिए। जैसे जैसे अगर आप हिस्ट्री या किसी भी चीज को अगर आप स्टोरी की तरह समझेंगे, एक से एक करके कनेक्ट करके समझेंगे उसको, तो वो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं खेड़ा सत्याग्रह। टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा, यहाँ पे भी पीजेंट्स की बात हो रही है। क्यों बात हो रही है, कहानी सुन लीजिए क्या कहानी होती है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक नॉर्मल लैंड है, ठीक है। आपको किसी ने बोला, किसी ने क्या, ब्रिटिशर्स ही बोलते थे कि आपके पास एक नॉर्मल लैंड है और उस नॉर्मल लैंड पे आपको मान लीजिए 50 रुपए का या 50% का जितना भी उसका प्रोडक्शन है उसका आपको रेवेन्यू देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दे भी रहे थे उस टाइम के पीजेंट्स। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है तो चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर क्या होता है, वहां पे क्रॉप फेलियर हो जाता है। अगर मान लीजिए क्रॉप फेलियर हो गया तो क्या आप 50% का जो आप रेवेन्यू देते थे वो आप दे पाएंगे अपने प्रोडक्शन का? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास उतना प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है। और मान लीजिए जितना हुआ है उसका 50% दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। तो यहाँ पे यही होता है, वो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमें रेवेन्यू चाहिए और गांधी जी उनको मना करते हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं, गांधी जी बोलते हैं कि आप उनको रेवेन्यू मत दीजिए। तो ये मैटर भी सॉल्व कराते हैं गांधी जी। कहाँ पे हो रहा है? खेड़ा में हो रहा है, इसलिए बोलेंगे खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसको ज्यादातर हम सत्याग्रह ना बोल करके मिल स्ट्राइक बोलते हैं। क्यों? मिल स्ट्राइक क्या है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर जिसको बोलते हैं वो है इसमें अनुसुईया साराभाई। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, लेकिन अगर आप हायर लेवल में कहीं कुछ करना चाहें तो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इनका नाम आता है अनुसुईया साराभाई। ये सिस्टर होती हैं, सिस्टर ऑफ अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई ये उनकी सिस्टर होती हैं। होता क्या है मैटर, यहाँ पे कॉटन का मिल होता है, एक कॉटन का मिल होता है और वहां पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, एक ओनर और वर्कर के बीच का टसल चलता है। यहाँ पे कॉटन मिल में क्या होता है कि नॉर्मल सब कुछ ठीक चल रहा होता है, वहां पे सब लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक टाइम पे क्या होता है कि जो है प्लेग फैल जाता है। और प्लेग फैलने की वजह से वहां के जो वर्कर्स हैं वो भागने लग जाते हैं। वो बोलते हैं अब हम काम नहीं करेंगे क्योंकि प्लेग फैल गया है। अब मान लीजिए किसी एक को हुआ, उसमें से दूसरे को हो जाएगा, तो इसलिए वहां से वो सब लोग भागने लग जाते हैं। कोई काम पे आने को तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो वहां के जो ओनर है, मिल के जो ओनर है, वो बोलते हैं कि अरे सर कोई बात नहीं, आप आइए, हम आपको क्या देंगे, इंसेंटिव देंगे, आपको हम इंसेंटिव देंगे। कितना देंगे? 70% का इंसेंटिव देंगे और प्लीज आप आइए, आप ऐसे भाग करके मत जाइए। अब आप कहोगे मैम इंसेंटिव क्या होता है, समझाती हूं। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको 100 रुपया आपकी सैलरी है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपकी सैलरी 100 रुपए है और उसने बोला कि मैं आपको 70 रुपए का इंसेंटिव दूंगा, मतलब अब आपको वो कितना देगा, 170 रुपए देगा। तो यही बोला जाता है कि आपको इंसेंटिव देंगे तो 70% मिलता है, यानी कि 70 रुपए का उनको इंसेंटिव मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब कंडीशन नॉर्मल हो जाती है, जब सब कुछ सही हो जाता है, कंडीशन नॉर्मल हो जाती है, तो यही मिल ओनर बोल देता है कि हम आपको अब 20% का ही जो है इंसेंटिव दे पाएंगे। तो लोगों को लगता है यार ये तो गलत हुआ ना, पहले तो आप मेरे को 70 रुपए दे रहे थे, अब आप एकदम से 20 रुपए दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात हुई है। तो वो लोग इस चीज से नाराज हो जाते हैं और वो स्ट्राइक कर देते हैं। तो फिर आते हैं गांधी जी बीच में आकर के कहते हैं कि ठीक है, ये लोग जो डिमांड कर रहे होते हैं, जो नॉर्मल पीपल, जो लोग डिमांड कर रहे होते हैं, वहां के जो वर्कर्स डिमांड कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि हमको 50% चाहिए, हमको 70 नहीं दे सकते हैं आप, 20 नहीं चाहिए हमें 50% चाहिए। पर फिर गांधी जी आकर के इसको किस पे सॉल्व करवाते हैं, इस मैटर को किस पे सॉल्व करवा देते हैं, इसको बोल देते हैं कि अब आप 35% तक मैटर सॉल्व हो जाता है, यानी कि 35% का उनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इससे। क्या है आपका रीजनल सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत बड़ा, बहुत बल्कि लिखने का। आप इस तरीके से याद करने के लिए, समझने के लिए बाइफर्केशन करके आप इस चीज को समझा सकते हैं, तीनों चीज को, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी समझ में आ गया होगा आपको।
अब बात कर लेते हैं पैन इंडिया मूवमेंट। अभी तक मैंने जो बताया वो तीनों रीजनल सत्याग्रह थे, मतलब यानी कि किसी ना किसी रीजन में, इंडिया के किसी कोने में हो रहा था वो चीज। अभी टोटली पूरे इंडियंस का सपोर्ट नहीं मिल पाया था गांधी जी को, क्योंकि आपको नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करनी है। ऐसे ही नहीं आएगा नेशनलिज्म, ठीक है, उसके लिए आपको हर एक इंसान का सपोर्ट चाहिए, हर आपको गांव का सपोर्ट चाहिए, आपको शहर का सपोर्ट चाहिए, हर जगह से आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, पैन इंडिया मूवमेंट हो जाता है। अचानक से ही नहीं होता है, इसके पीछे भी एक कहानी है, कहानी सुन लीजिए पहले। क्या होता है, एक नाम है जिसका, एक ब्रिटिशर्स है जिसका नाम है सिडनी रॉलेट, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक रॉलेट बिल पास कर देते हैं। क्या पास करते हैं ये, रॉलेट एक्ट मान लीजिए, रॉलेट एक्ट पास कर देते हैं, ठीक है। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है सुन लीजिए, उसके बाद समझाऊंगी मैं। रॉलेट एक्ट ये कहता था कि अगर, अब समझ लीजिए, अगर ये बिल किसने पास किया, ब्रिटिशर्स ने पास किया, तो पक्का ये कहीं ना कहीं इंडियंस के खिलाफ होगा, कुछ ना कुछ इसमें इंडियंस का नुकसान हो रहा होगा, यही होता है। इस बिल में क्या लिखा होता है, इस बिल में ये लिखा होता है कि अगर कोई भी इंडियन हमें ऐसा दिख जाएगा जो हमारे खिलाफ, हमारे मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी ऐसा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहा है, कोई सिडिशियस एक्टिविटी कर रहा है, तो हम उसको बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी पूछताछ के हम उसको किस में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। कितने साल के लिए डालेंगे, 2 साल के लिए डाला जाएगा, ठीक है। तो यही कहा जाता है, इफ एनी फाउंड डूइंग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, अगर कोई भी इंसान उनको ऐसा दिखता है जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसको इम्प्रिजन कर देंगे विदाउट एनी ट्रायल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना किसी ट्रायल के करेंगे। ऐसा नहीं, आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा कि आप वकील रखिए, आप बताइए कि आपने क्या किया था, कुछ नहीं। और आपको कितने साल के लिए, 2 साल की सजा दी जाएगी। ये बोलता था कौन, रॉलेट बिल। और इसी के तहत हम करेंगे क्या, रॉलेट सत्याग्रह। कौन करेंगे, गांधी जी करेंगे, ठीक है। और इसमें और क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक एक्ट। किसको बोलते थे, इस कानून को, क्योंकि इसको देखा गया था कि इसके अगेंस्ट, हम इसके तहत में बहुत सारे लोगों को क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। बात समझ में आई। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रॉलेट एक्ट बोला जाता है। और दूसरा क्या है, इसको ब्लैक एक्ट बोला जाता है। और दूसरा इसको क्या बोला जाता है, नो अपील, नो वकील, नो दलील। यानी कि ना आपको अपील करना पड़ेगा, ना आपको अपील करने दिया जाएगा, ना आपको वकील रखने दिया जाएगा, और ना ही आपको दलील देने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, रॉलेट एक्ट। और अब बात आती है जलियांवाला बाग। सुनिए, जो रॉलेट एक्ट हुआ या जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ, रॉलेट सत्याग्रह जो है, अगर मान लीजिए रॉलेट सत्याग्रह नहीं होता, तो मैं आज कह रही हूं कि ये नहीं होता। क्या होता है इसमें, सुनते हैं, समझिए। 6 अप्रैल 1919 का टाइम है। क्या होता है, सॉरी 13 अप्रैल, 6 नहीं 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, ठीक है। क्या होता है, जलियांवाला बाग क्यों होता है, समझिए। कुछ लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, किसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। तो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। और कुछ जो है वो बैसाखी फेयर में, बैसाखी मेले में जुटने के लिए वहां पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये अमृतसर की घटना होती है। कुछ लोग यहाँ पे रॉलेट एक्ट का प्रोटेस्ट करने के लिए आए होते हैं, और कुछ लोग बैसाखी मनाने के लिए आए होते हैं। उस टाइम पे पंजाब में क्या हुआ करता था ना, कि बहुत सारे लोग बाहर से भी जाया करते थे। जैसे आप जानते हैं, देखते हैं कि कोई भी आपका त्योहार होता है तो आप सोचते हैं कि हम अपने घर जाकर के मनाएं। तो उसी टाइम पे, पहले के टाइम पे भी क्या होता था कि बैसाखी मनाने के लिए बहुत सारे लोग पंजाब में अपने अपने घर जाते हैं, और वहां पे ये एक जगह इकट्ठा होते हैं। और फिर वहां पे क्या होता है कि वहां का जो आर्मी चीफ होता है, जिसका नाम होता है जनरल डायर, वो क्या करता है, वो इस एक एरिया होता है जहां पे ये सारे के सारे लोग क्या होते हैं, इकट्ठा हुए होते हैं। और दिक्कत पता है क्या होती है, दिक्कत होती है इसका सिर्फ एक कॉमन गेट होता है, एक ही सिंगल एग्जिट और वो ओपनिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग सारे के सारे तो पहुंच जाते हैं, यहाँ पे सब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से जनरल डायर पहुंचता है वहां पे, और वहां पे बोल देता है, वहां पे क्या करने लग जाता है,
गोलीबारी स्टार्ट करवा देता है, ठीक है, वो शूटिंग स्टार्ट करवा देता है और अंधाधुंध फायरिंग होती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे मर जाते हैं। आधे लोग मर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे एक वेल था, कुआं था, उसके अंदर लोग मर जाते हैं। आज भी आप वहाँ पे जाइएगा तो इस तरीके का आपको वहाँ पे दर्दनाक चीज देखने को मिलती है जहाँ पे आज भी आपको उन गोलियों के निशान मिलेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से सोचिए कि उस टाइम पे क्या इंसिडेंट था, ये अभी तक का सबसे वर्स्ट इंसिडेंट बोला जाता है कि हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जो अभी तक में हुआ था, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, जलियांवाला बाग, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि जलियांवाला बाग, अगर मैं बात करूं कि अगर रॉलेट एक्ट नहीं आया होता तो शायद ये जलियांवाला बाग का कांड नहीं हुआ होता, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी आप यही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ाती हूं मैं। अगले वीडियो में आपको मिलेगा क्या, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन और CDM यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।